20 डेज प्लेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पर्टिकुलरली 5 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्सेप्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। लोगों को ना इनके बेसिक मीनिंग ही पता नहीं होते कि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। एग्जाम में जब भी एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में हम लोगों को चारों में से कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है, उन सारे के सारे कंफ्यूजन्स को हम लोग 1-on-1 बेसिस पे एक एक करके दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारे सामने दैट इज कोवर्जन। एंड कोवर्जन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कोई इसको कोवर्जन बोलता है, कोई इसको कर्जन बोलता है, कोई इसको कर्जन बोलता है। तो अलग अलग टाइप की प्रोनाउंसिएशन है। देखो अल्टीमेटली भाइयों हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मकसद है, वो मकसद है एग्जाम को क्लियर करना। और एग्जाम को क्लियर करने के साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना। हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि किसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। वॉट एवर बी द प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट से भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो है हमारे एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हमारे सही होना चाहिए। चलो सबसे पहले कवर्जन की यदि हम लोग बात करें, फटाफट से तुम लोग मेरे साथ रिकॉल करना कौन सा सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 15 होता है। कवर्जन का मतलब यदि हम लोग हिंदी में देखें ना, शुद्ध हिंदी में, तो कोर्जन का मतलब होता है भाई। तो दोस्तों कोर्जन का यदि हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होता है उत्पीड़न। उत्पीड़न मतलब किसी को परेशान करना, किसी को डराना, धमकाना, चमकाना, और इनफैक्ट यदि कोई बात बढ़ जाए तो उसको निपटा भी देना। निपटाना मतलब मार देना। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, कोर्जन मतलब उत्पीड़न बोलते हैं। अब समझना ध्यान से, उत्पीड़न कोर्जन का मतलब क्या। अब हम लोग उत्पीड़न वर्ड नहीं बोलेंगे, हम लोग कोर्जन वर्ड बोलेंगे। कोर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब ऑफरी को ऑफर देता है तो ऑफर देने वाला पर्सन कौन हुआ, ऑफरर। तो भाई जब भी ऑफरर ऑफरी के सामने ऑफर पुट करता है ना, तो ऑफरर एक तरीके से उसको धमकी देता है कि देख ऑफरी, तुझे मेरे ऑफर को ना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यदि तू मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे साथ गलत करूंगा, हो सकता है मैं तेरी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूंगा, हो सकता है मैं तेरे किसी रिश्तेदार को किडनैप कर लूंगा। व्हाटएवर भी, जो भी उसका इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या करता है, वो ऑफरी के सामने जाहिर कर देता है। अब वो जो ऑफरर है वो ऑफरी के सामने अपने जो इंटेंशन है वो इंटेंशन जाहिर कर देता है कि वो उसके साथ में गलत करेगा यदि उसने उस ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या यहां पर जोर जबरदस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? एब्सोल्युटली यहां पर जोर जबरदस्ती है। यदि ऑफरी को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किसी कारणवश किसी के दबाव में आके यदि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो वहां पर ऑफरी के पास एक राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और जैसे ही मैं बोलूंगा दोस्तों कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, तुम लोगों को अपने वो फर्स्ट क्लास का डिस्कशन याद आना चाहिए जहां पे हम लोगों ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। तो सुनिएगा, फाइनल क्रक्स में तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि भाई जो भी कवर्जन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो भी अग्रीव्ड पार्टी होगी। सर अभी अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? तो अब जो अग्रीव्ड पार्टी है उस अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बोले अग्रीव्ड पार्टी कौन? बोले वो पार्टी जो दुखी है, जो पीड़ित है, जिसको सामने वाली पार्टी ने चमकाया और जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड करवाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो चाहे तो इतने डराने, धमकाने, चमकाने के बावजूद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, या फिर वो कोर्ट में जाके ये प्रूव कर दे कि भाई उसके साथ में क्या हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, कोर्जन हुआ है, इस वजह से जबरदस्ती उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना पड़ा है, एंटर्ड होना पड़ा है। तो यदि इस तरीके की बात हो जाती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों फीचर से क्लॉटेड होता है, दोनों फीचर से घिरा हुआ होता है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब फाइनल कंक्लूजन, कोर्जन से जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात एक है, इंपॉर्टेंट बात है, स्टार बना के लिख लेना भाई कि हम मेयर थ्रेट मतलब कोई आपको फोन पे ना केवल अच्छे अच्छे वर्ड्स का एक्सचेंज कर रहा है, मतलब तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो भाई, ठीक है? तुम लोग सब कैरी मिनाटी हिंदुस्तानी भाव के जमाने के लोग हो, तो भाई तुमको पता है कि अच्छे अच्छे वर्ड का एक्सचेंज करना मतलब क्या होता है। ओके, सो प्लीज यहां पे समझो तुम लोग कि यदि तुम्हारे साथ कोई अच्छे अच्छे वर्ड एक्सचेंज कर रहा है या तुमको कोई नॉर्मली फोन पे आके धमकी दे रहा है कि देख भाई ऐसा कर लेना, अदरवाइज सोच लेना मैं तेरे साथ गलत कर सकता हूं,
भाई ऐसे तो दिन में 1760 आते हैं, 1760 जाते हैं। हम भी हमारे मन ही मन में कितने लोगों को चमका चुके होते हैं, और जो हमसे हल्का पतला दिखता है, हमसे कमजोर दिखता है, तो उसको तो हम इतना खतरनाक चमका देते हैं और 4 लोगों को जाके बोलते, देखो पता है आज मैंने इसकी ये कर दी, आज मैंने उसकी वो कर दी, आज मैंने इसकी 12 बजा दी। तो भाई ये तो हमारे इंडियन लोगों का ना एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पेटेंटेड डिस्कशन होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये जो मेयर थ्रेट या मेयर कोवर्जन है ना, ये कभी भी यहां पर कवर नहीं होगा कोवर्जन में। कोवर्जन का मतलब होता है एब्सोल्यूट कोवर्जन। तो भाई एक्चुअल में उसने आपको ऐसी धमकी दी है जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो सकता है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? कोवर्जन। तो अभी तुम लोगों के स्टडी मटेरियल में भाई ये कोवर्जन का जो टॉपिक है, ये पूरा की पूरा टॉपिक कहां पे दिया हुआ है, अपन लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सर आपने हमको शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं दिए? सुनो दोस्तों, लॉ में शॉर्ट नोट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल भाई। मतलब जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल में से क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं तुमको इस 20 डेज प्लेज में कवर करूंगा। बट आपको एक बार फटाफट से गो थ्रू करके मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद वो स्टडी मटेरियल तो रीड करना ही पड़ेगा, बिकॉज वहां पर किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इवन मुझे भी नहीं पता है और आपको तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पूरा की पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ना है। लेकिन इस 20 डेज प्लेज में मैं आप लोगों के साथ में क्या करने वाला हूं कि भाई जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फाइनल क्रक्स है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने किताबें पढ़ी है और जितने मैंने एमसीक्यूज देखे हैं अभी तक के, वो सारी किताबों के कॉन्सेप्ट और सारे एमसीक्यूज को मैं यहां पर यूटिलाइज कर लेता हूं एंड तुम लोगों के सामने डायरेक्टली जो फाइनल क्रक्स है वो फाइनल क्रक्स प्रेजेंट कर देता हूं। तो देखो एक बार बता देता हूं कोवर्जन कहां पे दिया हुआ है। आफ्टर द कोवर्जन हम लोग कवर करेंगे यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक। अब ये देखो तुम लोगों के सामने स्क्रीन पे कोवर्जन का पूरा की पूरा टॉपिक है। तुम लोगों के पास में डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा या तुमने जिस भी क्लास से, जिस भी टीचर के नोट से पढ़ा हुआ है, सबने अपने अपने नोट्स में ये कोवर्जन वाला टॉपिक जो है ये प्रॉपर मैनर में डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो वहां से तुम लोग इसको रेफर करना। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे तुम लोगों को दे दिया है। जो जो बातें मैंने बोली है उसको फटाफट से बुलेट पॉइंट्स बना के तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे सामने वो आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, और ये स्टडी मटेरियल में भी तुम लोग देख सकते हो, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है भाई? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव। सर बोले अनुचित प्रभाव क्या होता है? देखो साहब, जब भी कोई दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो उसमें जो एक पार्टी होती है वो डोमिनेंट नेचर की होती है एंड दूसरी जो पार्टी होती है ना वो वीक होती है। ऐसा हर ट्रांजैक्शंस में नहीं होता है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में, मैं कंडीशन इंपोज कर रहा हूं कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में, जब भी दो पार्टी में से एक पार्टी बहुत डोमिनेंट नेचर की है, बहुत डोमिनेटिंग पावर है, और जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी थोड़ी वीकर है, वीकर इट मींस व्हाट कि भाई वो कमजोर पक्षकार है, वो कमजोर पार्टी है, तो उस केस में क्या होता है यारो, ध्यान से सुनना। जो डोमिनेंट पार्टी होगी वो वीक पार्टी का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए, एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए उसके ऊपर ना प्रेशर क्रिएट करती है, उसके ऊपर ना प्रेशर बनाती है, और उसके ऊपर प्रेशर बनाकर वहां से ना अपना अनड्यू गेन, अनड्यू गेन मतलब अनवांटेड गेन, अनवांटेड गेन मतलब एक्स्ट्रा गेन अर्न करना चाहती है। तो सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, जब भी कोई डोमिनेटिंग पार्टी किसी वीक पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर बना के या जबरदस्ती करवा के या उनको इन्फ्लुएंस करके या उनको भावनाओं में बहका के किसी भी टाइप से यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेती है ना, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। सर फिर से आपने वॉइडेबल वर्ड बोला। यस, ये डिपेंड करता है उस वीक पार्टी पे। उस वीक पार्टी को यदि लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, इन्होंने मुझे बहला के फुसला के कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, ओके, तो यदि बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया है और बाद में भाई उसको लगता है कि उसकी तो लग चुकी है, तो फिर उस केस में क्या होगा? इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। वो कोर्ट में जाके ये बोल देगा कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बहला के फुसला के जोर जबरदस्ती करवा के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यदि उस पार्टी को लगता है कि सामने वाली पार्टी ने मेरे ऊपर एक डोमिनेटिंग नेचर का बिहेवियर किया है, डोमिनेटिंग नेचर का व्यवहार किया है और मेरे से अनवांटेड एडवांटेज लेना चाहता है, अनफेयर एडवांटेज लेना चाहता है, ठीक है रे, जा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता,
मेरा दिल बहुत बड़ा है, यदि थोड़ा बहुत तूने मेरे से कमा भी लिया, यदि थोड़ा बहुत तूने मेरे से ज्यादा भी ले लिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि तू खुश हो रहा हो ना तो तू खुश हो, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई उस केस में वहां पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा, वैलिड बना देगा। देखो ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना यारो, यहां पे ना तुमको कॉन्सेप्ट में जनरली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि यार कौन सी पार्टी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पर एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग नेचर की है और दूसरी पार्टी जो है वो वीक नेचर की है ना। और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहां पर पार्टी डोमिनेटिंग नेचर्स की नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना होता है इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में। देखो मैं तुम लोगों को ना 2 एग्जांपल दूंगा, इस 2 एग्जांपल से पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपन लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है कि बेटा मुझे तो गुरु दक्षिणा में अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, यदि तू प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करेगा तो तुझे गुरु का श्राप लगेगा, हो सकता है तू एग्जाम पास ही नहीं हो पाएगा। और जब इस तरीके से वो डोमिनेटिंग नेचर का यूज करके, अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके यदि वो अनफेयर या अनड्यू गेन लेना चाहता है, अनड्यू या अनफेयर एडवांटेजेस लेना चाहता है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे यहां पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हुआ एग्जैक्ट टॉपिक, एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन ऑन अदर हैंड यदि मैं बात करूं भाई लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एक मकान मालिक ने किराएदार को अपना घर किराए पे दिया, तो भाई यहां पर कोई भी किसी की भी पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं मानी जाएगी। क्रेडिटर और डेटर का जो केस होता है वहां पर कभी भी ये डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं मानी जाती है, बिकॉज दोनों की कैसी पोजीशन होती है, इक्वल पोजीशन होती है। तो इट मे बी पॉसिबल कि तुमको एग्जाम में इस टाइप के एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन आ सकता है। जब भी तुमको डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट की बात आए तो भाई ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन है किसी एक पार्टी की। लेकिन जब भी तुमको हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का, या डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, या लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का, तो यहां पर कभी भी नेवर एवर किसी भी एक पार्टी की पर्टिकुलरली कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं होती है और अनड्यू इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में, पहला भाई एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग है, एंड दूसरा वो डोमिनेटिंग पार्टी चूंकि अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से अनफेयर एडवांटेजेस लेना चाहती है। तो ये 2 मेन कॉन्सेप्ट है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। एक का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 15 एंड दूसरे का होता है सेक्शन नंबर 16। और तुम्हारे स्टडी मटेरियल में यहां पर एकदम छोटू से मैनर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने काफी इन डेप्थ जाके एकदम प्रिसाइजली और डिटेल में, ये प्रिसाइजली और डिटेल में क्या होता है, तो भाई एकदम कॉन्सेप्चुअल मैनर में अपन लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। तो आज का जो थर्ड टॉपिक है, इस थर्ड टॉपिक का नाम है वेजरिंग एग्रीमेंट। बहुत सारे लोग इसको वेजरिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, काफी सारे स्टूडेंट इसको वेजरिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अगेन आई हैव टू से कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन वेजरिंग बोलता है कौन वेगरिंग बोलता है, कोई फर्क नहीं, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब सुनना ध्यान से, ये जो वेगरिंग एग्रीमेंट होते हैं ना, इसको बोले जाते हैं सट्टेबाजी के सौदे। ओ सट्टेबाजी के सौदे, सर लाइफ में बहुत मजा आता है सट्टेबाजी करने में सर। वो जो एक बोलते ना कि यार एक तरीके से जुनून छूटता है हम लोगों को। भाई सुनो मेरी बात, सट्टेबाजी करना इज नॉट लीगल इन इंडिया यार। और तुम लोग सट्टेबाजी क्यों करते हो भाई? सर बोले वो डायलॉग था ना, उस डायलॉग से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर है। बोले हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। अरे नालायक, वो तो मूवी बना के चला गया, मूवी में उसको अच्छा कैरेक्टर प्ले करना था इसलिए उसने मूवी में इस टाइप का डायलॉग भी मार दिया, पर तुम लोग उसको अपने जीवन में क्यों उतारते हो? ओके सर, अब हम लोग नहीं करेंगे। चलो, लॉ की दुनिया में इस सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट को लेके, इस सट्टेबाजी के एग्रीमेंट को लेके क्या क्या बातें बोली गई है, हम लोग फटाफट से इसको प्रिसाइज मैनर में कवर करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। वेजरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। मतलब ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो वॉइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन स्टार मार्क करना और नोट डाउन कर लो, इन द स्टेट ऑफ गुजरात और मुंबई में, इन द स्टेट ऑफ गुजरात और मुंबई में ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ना भाई, इसको इलीगल बोला गया है। ओ माय गॉड, इसको इलीगल क्यों बोला गया है सर मुंबई में और इन द स्टेट ऑफ गुजरात में? रीजन है, ऐसा एक एनालिसिस है भाई कि मुंबई और गुजरात में हमारे देश का सबसे ज्यादा सट्टा होता है, ऐसा एनालिसिस है। आपको पता है एक्चुअल में सबसे ज्यादा सट्टा क्या होता है? आओ कभी इंदौर में, आओ कभी रतलाम में, आओ कभी भोपाल में, तुमको पता लगेगा भाई सट्टा क्या होता है। ओके, एनीवेज सर आप, अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, तुम लोग हर चीज के ऊपर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाते हो यार? ठीक है, आप समझने की कोशिश करना यहां पर। तो भाई यदि तुम लोग किसी भी टाइप के
कोई स्पेक्युलेटिव एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई सट्टेबाजी से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हो, तो भाई लॉ में स्पेसिफिकली इस टाइप के एग्रीमेंट को कौन सा एग्रीमेंट बोला गया है? वॉइड एग्रीमेंट बोला है। लेकिन इन द स्टेट ऑफ गुजरात और मुंबई सिटी में भाई इस टाइप के एग्रीमेंट को इलीगल बोला है। सर इलीगल क्यों? देखो, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि यदि तुम लोग पकड़े गए तो थोड़ी मोड़ी पेनल्टी लगा के, तुमको 2-3 चंकट दे के और एक आध दिन हवालात में जेल की हवा खिला के तुमको हो सकता है वो रिलीव भी कर दे। लेकिन भाई यदि इलीगल एग्रीमेंट बोल दिया, इट मींस व्हाट, कि तुमको जेल में रहना भी पड़ेगा, वहां पे चक्की भी पीसनी पड़ेगी, वहां की रोटी भी खानी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ेगे, लाइक पत्थर वत्थर भी तोड़ने पड़ेगे तुम लोगों को। तो वहां पे उन लोगों को कठोर दंड, सश्रम सजा भी मिल सकती है। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये भाई कि जब भी कोई दो दोस्त आपस में मिलकर शर्त लगा लेते, बोले ठीक है बढ़िया सा आईपीएल चल रहा है, बोले मेरी टीम फेवरेट है बेंगलोर और बोले तेरी टीम फेवरेट है बोले सीएसके, तो एक बोलता है भाई सीएसके जीतेगी, दूसरा बोलता है बेंगलोर जीतेगी, और दोनों ने लगा ली आपस में 10-10 हजार रुपए की शर्त। और शर्त लगा ली भाई, बबलू ने चुन्नू को बोला कि भाई सीएसके नहीं जीतेगी आज, बेंगलोर जीतेगी, लेकिन चुन्नू अड़ा रहा अपनी बात पे, बोले सीएसके जीतेगी। अब हुआ क्या, 10,000 की शर्त लग गई और एक्चुअल में जीत गई बेंगलोर। अब कायदे से पैसा किसको देना पड़ेगा? चुन्नू को। किसको देगा? बबलू को। बट चुन्नू ने पैसा देने से मना कर दिया एंड बबलू को बोला कि हे बबलू, तेरे से जो बने, हाँ तुम लोग जो समझ रहे हो वो वर्ड यूज नहीं किया उसने, ठीक है, तेरे से जो बने तू वो कर ले, मैं तेरे 10,000 रुपए नहीं देने वाला। बबलू अभी अभी अपनी इस क्लास से 20 डेज प्लेस से पहला लेक्चर देख के गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग का, जहां पे हम लोगों ने ऑफर और ऑफरी वाली बात की थी, और वहां पे बबलू ने बोला कि भाई ऑफर ने ऑफरी को ऑफर दिया, बना एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। तो बोले हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब ये चुन्नू ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है। अब मैं इसके अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करूंगा। भाई हुआ उल्टा, जब वो सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में गया ना, कोर्ट ने उस बबलू की कह के ले ली। तुमको क्या पता क्यों कह के ले ली? बिकॉज इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। और यहां पर वो जो चुन्नू अपोजिट पार्टी था ना, उसके पास तो एक और राइट आ गया कि भाई अब वो चाहे तो वो पैसे नहीं भी दे सकता है, कोई भी बबलू किसी भी टाइप का उसके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकता है। सो दिस इज वेजरिंग एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है सट्टेबाजी या बाजी के अनुबंध या बाजी के समझौते, ठीक है, वॉट एवर बी द। ये एग्जामिनर का एक तरीके से फेवरेट टॉपिक होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों के सामने दिया गया है, दैट इज योर टॉपिक नंबर 4 आज के इस लेक्चर का, वो है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर लाइफ में ना एक कॉन्टिंजेंट वर्ड ना बड़ा फेवरेबल वर्ड है हमारा। मैंने बोला अरे लोगों के लिए तो मतलब एडवर्स वर्ड होता है, आपके लिए फेवरेबल कैसा है? सर हमारे साथ ना हर एक मोमेंट पे, हर एक पल पे लाइफ में कॉन्टिंजेंसी होती है ना। समस्या ये है सर कि हमको यही समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, हमारे साथ क्या होगा यदि हम लोग किसी के पास जाएंगे, हम लोग उसको ऑफर देंगे तो वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करके हमको फूल देगा या चंकट देगा। ये भी एक कॉन्टिंजेंसी है। सर हमारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, सर एग्जामिनेशंस में हम लोग पास होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक कॉन्टिंजेंसी है। भाई आईपीएल का मैच चल रहा है, हमारी फेवरेट टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये भी एक कॉन्टिंजेंसी है। सर हमारे पापा ने ना नई शॉप ओपन करी है, क्या उनकी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी एक कॉन्टिंजेंसी है। देखो यार, ये तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना, ये सब बकवास है। सर बातें हमका आप ही कर रहे हो, आप भी बकवास करते हो? नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया और एक्यूमुलेट करके मैंने तुम लोगों के सामने यहां पर प्रेजेंट कर दिया। भाई इट इज नॉट कॉन्टिंजेंसी। आप लोग जो सोच रहे हो इट इज अ डिलीमा, ठीक है, ये कंफ्यूजन है। ओके, कॉन्टिंजेंसी का मतलब क्या होता है समझना तुम लोग ध्यान से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हारे सामने। एग्जांपल ऐसा है कि भाई दो दोस्त थे, अपने दो दोस्त हमेशा अपन वही लेंगे, ठीक है। एक था भाई भुवन और दूसरा था चिराग। ओके, भुवन और चिराग दोनों मुंबई कस्टम पोर्ट पे खड़े थे। तो भाई वो भुवन ने चिराग को बोला कि देख चिराग, तुझे वो क्या शिप जाते हुए दिखाई दे रहा है? चिराग ने बोला हाँ बिल्कुल जाते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो चाइना की तरफ जाने वाला है। तो भुवन ने चिराग को बोला कि देख चिराग, ये शिप यदि 6 मंथ बाद सेफली इंडिया रिटर्न आ जाता है ना, तो आई विल पे यू ₹1,000। प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। मैं तुम लोगों को सट्टेबाजी करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम लोगों को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिखा रहा हूं। ओके, यहां पे क्या हुआ कि भुवन ने चिराग को बोला कि यदि यह शिप 6 मंथ के बाद सेफली इंडिया आ जाता है, जैसा जा रहा है वैसे ही इंडिया आ जाता है, तो भाई इस खुशी में मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा।
क्या भुवन ने चिराग को यह बोला क्या कि यदि नहीं आया तो तू मुझे 1,000 रुपए देना? नहीं। यदि ऐसा बोलता ना तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाता, वो सट्टेबाजी हो जाती, वो शर्त हो जाती। लेकिन यहां पर चूंकि कॉन्टिंजेंसी है, वो शिप वापस रिटर्न सही सलामत आ भी सकता है और सही सलामत नहीं भी आ सकता है। तो भुवन ने एक ही बात पे चिराग को 1,000 रुपए देने की बात करी है, और वो बात क्या है भाई कि यदि सेफली वापस आ गया देन आई विल पे यू 1,000 रुपीज, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तुझे पे नहीं करूंगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक लास्ट एग्जांपल सुन लो, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारी एक शॉप है और तुमने अपनी शॉप में जो स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक की सेफ्टी के लिए एक फायर इंश्योरेंस ले लिया। किससे लिया फायर इंश्योरेंस? एक इंश्योरेंस कंपनी से लिया। और इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको यह बोल दिया कि देखो भाई, तुमने 50 लाख रुपए का फायर इंश्योरेंस लिया है, इस 50 लाख रुपए के फायर इंश्योरेंस के लिए तुम लोगों ने 2 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे करनी है। तो आपने क्या किया? 2 लाख रुपए पे कर दिए उनको, और इन केस यदि तुम्हारी शॉप में आग लग जाती है और पूरा स्टॉक स्वाहा हो जाता है, स्वाहा ओम फट स्वाहा हो जाता है, तो भाई उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने रुपए पे करेगी? 50 लाख रुपए पे करेगी। लेकिन यदि ड्यूरिंग द ईयर भाई पूरा साल खत्म हो गया लेकिन आग नहीं लगी, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फूटी कौड़ी भी पे नहीं करेगी। तो देखो ना, यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का हुआ? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का हुआ। कैसे? आग लगी तो पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी, अदरवाइज आग नहीं लगी तो तुमको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट। और कॉन्टिंजेंट को हिंदी में बोला जाता है भाई संयोगिक अनुबंध। ठीक है, मतलब भाई कॉन्टिंजेंसी है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये वैलिड होते हैं। काफी सारे एग्जांपल मैंने तुम लोगों को सामने बता दिए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, क्वेश्चन कभी कभी यहां पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो 5th डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और सुनना, इस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में तुम लोगों को ना बहुत मजा आने वाला है। ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है हिंदी में क्या होता है? अर्ध अनुबंध। ओ माय गॉड, ये अर्ध अनुबंध मतलब क्या सर? आधा अनुबंध। और ये यहां पर ना जब मैं अनुबंध वर्ड यूज करता हूं ना तो साला काफी सारे बच्चे ना ऐसे कमेंट मारने लगते हैं, बोले सर अनुबंध गया क्या? सर अनु का बंद हो गया। अरे नालायक, कैसी कैसी बातें करते हो यार आप। अनुबंध का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट, समझौते का मतलब होता है इंग्लिश में एग्रीमेंट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सर आप बार बार हिंदी में क्यों यूज करते हो? सुनो, जिस दिन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या जिस दिन तुम कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, वॉट एवर बी द यार, तो तुमको ना जो ऑफिशियल नोटिस आएंगे, तुम्हारे क्लाइंट को जो ऑफिशियल नोटिस आएंगे, वहां पर 70% नोटिस जो है ना भाई, हमारा देश भारत है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी में नोटिस आते हैं। और जब हिंदी में नोटिस आते हैं ना तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ये प्रैक्टिकली मैं फेस कर चुका हूं। इसीलिए जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो मैं ट्राई करता हूं कि जितने वर्ड मुझे हिंदी के पता होते मैं साथ ही साथ ना तुम लोगों को वो वर्ड्स भी डिलीवर करते हुए चलता हूं। चलो एनीवेज, ये बाकी की सारी बातें हम लोग करेंगे। एक लास्ट लेक्चर जो रखेंगे वहां पर हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, जनरल टॉक करेंगे, और मैं बहुत सारी चीजें तुम लोगों को वहां पर बताते रहूंगा अकॉर्डिंगली। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध मतलब ऐसा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होते हो गया। सर ये होते हो गया मतलब ये बात तो ऐसी हो रही है कि सर हम कुछ काम ऐसा कर रहे थे जिसमें करने की हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो करते हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, न जाने आप लोग क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो अब सुनना, देखो एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और ये बात तुम लोगों को जिंदगी भर याद रखना है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 3C मिसिंग होते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के 3C मिसिंग होते हैं। 3C कौन कौन से? दैट इज क्लियरिटी, सेकंड कंसाइसेस एट इडम, और थर्ड कंसिडरेशन। ये 3 चीज नहीं होने के बावजूद भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कई सारे लोग इसको कोसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं भाई, अपना एक दोस्त है जिसका नाम है भुवन। ये भुवन ना रोज मॉर्निंग वॉक करता था एक नाले के किनारे। मतलब पता नहीं भुवन का भाई क्या था, भुवन नाले के किनारे मॉर्निंग वॉक करते रहता था, और भुवन पेशे से एक प्रोफेशनल स्विमर भी था। अचानक से क्या हुआ, सुबह सुबह का कुछ 6:30-7 बजे का टाइम होगा, एक छोटू उधर से नया नया साइकिल चलाना सीखा था, और साइकिल चलाते उसकी साइकिल का ब्रेक नहीं लगा, और छोटू डायरेक्टली कहां पे गिर गया? नाले में गिर गया। उसको बचाने के लिए हमारा ये जो भुवन है ना, ये भुवन भी उस नाले में कूद गया, और नाले में कूद के
छोटू को बचा लेता है और छोटू को हाथ में पकड़ के बोलता है, जब उसके छोटू के पेरेंट्स आते हैं, बोले अंकल जी मुझे 5,000 रुपए दो, अदरवाइज मैं आपके छोटू को नाले में वापस कूदा दूंगा। तो इस टाइप के नॉनसेंस नेम्स, क्या इस टाइप की बेवकूफियां कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अब सुनना ध्यान से तुम लोग, जैसे ही वो भुवन ने छोटू को बचाया है ना, भले ही 3C मिसिंग थे, मतलब क्लियरिटी नहीं थी, कंसाइसिस एंड रिडम नहीं था और साथ ही साथ कोई कंसिडरेशन भी नहीं था, फिर भी स्टिल अब ये भुवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटू को उसके पेरेंट्स को डेलीगेट करेगा एंड उसके पेरेंट्स चाहे तो छोटू को कुछ 10, 20, 50, 100 रुपए, 200, 500 रुपए दे सकते। छोटू के बचाने पर भुवन जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता। तो समझो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भाई, न चाहते हुए भी लाइफ में जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप निगेट नहीं कर सकते हो, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट के 3C वो 3C से मेरा यहां पे तात्पर्य क्या है? पहला क्लियरिटी, दूसरा कंसाइसिस एंड रिडम और तीसरा कंसिडरेशन। 3C नहीं होने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूं, एक और जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, ये एग्जांपल नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले आने वाले कुछ पेजेस में। तो अभी ये जो 5 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसको फटाफट से अपनी जो बुक है, आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, या जिस भी पर्टिकुलर नोट्स को आप लोग रेफर करते हो, वहां से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप रीड कर लो। यदि स्टिल कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे टेक्स्ट करो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशंस किया है उसको एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइंड करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हम लोगों का कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न। भाई कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तुमको परेशान कर रहा है और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। पर मेयर थ्रेट, केवल और केवल तुमको डरा रहा, धमका रहा, चमका रहा है, तो हम लोग इसको कभी भी कोवर्जन में काउंट नहीं करते। सेकेंड जो था वो था अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अनुचित प्रभाव। टीचर ने गुरु दक्षिणा में उस बच्चे से उसकी प्रॉपर्टी मांग ली, डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने के बदले उससे बोला पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, तभी मैं तुझे बचाऊंगा, अदरवाइज तुझे ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या बोला था? इसके एक्सेप्शन है कि डेटर, क्रेडिटर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के एग्जांपल नहीं माने जाते, अनड्यू इन्फ्लुएंस के पार्ट नहीं माने जाते। और कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट, सट्टेबाजी के अनुबंध। ये स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, बट इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड मुंबई यहां पर ये इलीगल होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज योर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अपन लोगों ने उस शिप का एग्जांपल लिया था, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लिया था। यदि वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वैलिड, और यदि वो कंडीशंस मीट आउट नहीं होती है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी यहां पर अट्रैक्टिव नहीं होगा। एंड लास्ट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या था भाई? अर्ध अनुबंध। 3C मिसिंग है, उसके बाद भी यहां पर इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आज फटाफट से तुम लोग इतना रिवाइज करना, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।